नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और अब देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो ग्लोब मास्टर। टन राशन, 2700 किलो गोश्त, 2500 बोतल शैंपेन की, 1000 बोतल बरगंडी की। पेरिस के सबसे महंगे होटल के सबसे बेहतरीन खानसा में स्विट्जरलैंड के वेटर और खाना परोसने के लिए लंदन से खास मंगाई गई सोने के पानी से नक्काशी की गई 10,000 प्लेटें। कहते हैं पार्टी ऐसी हो कि उसे हर कोई याद रखे, उसकी खबरें बने, लोग उसके बारे में बातें करें। मुकेश अंबानी के घर शाही पार्टी के खर्चे सुनकर लोग तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, लेकिन आज आपको जिस पार्टी की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनकर शायद अंबानी भी भौचक्के के रह जाएंगे। ये पार्टी ईरान के शाह ने दुनिया भर के नेताओं को दी थी। इस पार्टी में 65 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे और उनके साथ उनके खासम खास लोगों का काफिला भी था। करीब 650 लोग 3 दिनों तक इस पार्टी का हिस्सा बने। इन लोगों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पूरे 5,000 करोड़ रुपए इन 3 दिनों में स्वाहा हो गए। 3 दिन जब ईरान का एक रेगिस्तान असल में एक शहर में तब्दील हो गया। 70 के दशक में हुई यह पार्टी न सिर्फ दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी, बल्कि शायद सबसे मनहूस पार्टियों में से भी एक थी। ये वो पार्टी है जिसके बारे में आज भी ईरान का शाही परिवार बात करने से बचना ही चाहेगा, क्योंकि इस पार्टी ने से उड़ी धूल ने ईरान के शाही परिवार को तबाह कर दिया। कैसे एक आलिशान शाही पार्टी ईरानी शिया राजा के सत्ता की कब्रगाह बन गई? क्या एक पार्टी किसी राजा के सत्ता को गिरा सकती है? पार्शिया कैसे बना ईरान? ईरान के शाही परिवार की कहानी क्या है? ईरान में खुमैनी ने कैसे शाह को किया बेदखल? आज ग्लोब मास्टर में इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। पार्शिया कैसे बना ईरान? युद्ध के मैदान में सिकंदर खड़ा है, सामने एक रथ पड़ी है और उस पर एक लाश पड़ी है। ये लाश उस राजा की होती है जो धरती पर सबसे बड़े साम्राज्य का अधिनायक था। सिकंदर अपने दुश्मन की मौत से दुखी था, उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। निराशा से भरा सिकंदर राजा के मृत शरीर के पास जाता है, उसकी उंगली में से अंगूठी उतारकर खुद पहन लेता है। इसी के साथ मिसिडोनिया का सिकंदर पर्शिया का सुल्तान बन जाता है। सिकंदर ने जब पर्शिया पर आक्रमण किया तो वहां डेरियस तृतीय का शासन था। सिकंदर की जीत के बाद फारसी साम्राज्य का पतन हो गया और सिकंदर ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद 200 सालों तक फारस सामंतों के कब्जे में रहा। 7वीं सदी में ईरान में इस्लाम आया। इससे पहले ईरान में जरदोश्त के धर्म के अनुयायी रहते थे। ईरान शिया इस्लाम का केंद्र माना जाता है। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उन्हें यातनाएं दी गईं। इनमें से कुछ लोग भागकर भारत के गुजरात तट पर आ गए। ये आज भी भारत में रहते हैं और इन्हें पारसी कहा जाता है। 1800 सदी के बाद पर्शिया पर पश्चिम का प्रभाव बढ़ता गया और पर्शिया कमजोर होता गया। 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस की लड़ाई में पिसता रहा। 1872 में पर्शिया में संवैधानिक क्रांति की शुरुआत हुई। नतीजा 1905 में पर्शिया की पहली संसद बनी। रूस और ब्रिटेन हालांकि अभी भी पर्शिया पर प्रभव के लिए लड़ रहे थे। 1907 में एक सम्मेलन में पर्शिया रूस और ब्रिटेन वाले प्रभाव में बंट गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर्शिया को अपना प्रोटेक्टोरेट बनाना चाहता था, लेकिन इसमें वो असफल रहा। ईरान का तेल उद्योग और ब्रिटेन रूस की दोस्ती के बीच अमेरिका की एंट्री। वर्ल्ड वॉर II से पहले ईरान के तेल उद्योग पर ब्रिटेन का खासा प्रभाव था। ब्रिटेन इस प्रभाव और कंट्रोल को एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी के माध्यम से बनाए रखता था। साल 1925 में पर्शिया में पहलवी वंश का राज शुरू हुआ। इसके राजा का नाम रेजा शाह पहलवी था। रेजा शाह ने 16 सालों तक पर्शिया पर राज किया, लेकिन जब तक इन्होंने राज किया पर्शिया बदल चुका था। साल 1935 में शाह ने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। दरअसल पर्शिया के लोग पहले इस इलाके को ईरान ही बुलाते थे, जबकि पर्शिया नाम बाहर के लोगों से मिला था। रेजा के बाद उनके बेटे रजा शाह पहलवी ईरान के शाह बने। बाप बेटे ने मिलकर करीब 53 साल तक ईरान पर राज किया।
1953 में ईरान में एक नए युग का दौर शुरू हुआ और इसके अगुवा मोहम्मद रजा पहलवी बने। ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मोहम्मद मोसाद्देक सरकार का राज कायम था, लेकिन फिर इसका तख्ता पलट हो गया। इस तख्ता पलट के पीछे लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन का हाथ होने की संभावना जताई जा रही थी। अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा सार्वजनिक किए गए कुछ अहम कागजातों से इस पूरी घटना के पीछे अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है और साबित हो गया है कि इस पूरी घटना के पीछे CIA का हाथ था। इन्हीं कागजातों में बताया गया है कि किस तरह तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में गुप्त ऑपरेशन की मदद से मोसद्देक सरकार का तख्ता पलट कराया। 1953 से लेकर 1977 तक ईरान में शाह रेजा पहलवी ने अमेरिका की मदद से हुकूमत चलाई। 1960 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया था। महिलाओं को वोट का अधिकार, बड़े जमींदारों से जमीनें लेकर गरीब किसानों को सस्ते दामों में बांटना, साक्षरता मिशन और पश्चिमीकरण। पहलवी को उम्मीद थी कि इस रिवॉल्यूशन से ईरान में एक बड़ा वर्ग पैदा होगा जो हमेशा उनका वफादार होगा। रेजा शाह पहलवी को गद्दी क्यों छोड़नी पड़ी? 14 अक्टूबर 1971 को ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने पारसी एम्पायर की 2500वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी। जगह चुनी गई थी प्राचीन शहर परसेपोलिस, जो उस समय ईरान की ऐतिहासिक राजधानी था। शाही डिनर का आयोजन उस वीरान रेगिस्तान में हुआ जो शिराज शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर था। वहां पानी नहीं था, कांच नहीं थी, लेकिन शाह का ख्वाब था परसेपोलिस को एक बार फिर से जिंदा करना। लिहाजा 160 एकड़ में फैले रेशम के टेट्स बनाए गए, जिन्हें गोल्डन सिटी कहा गया। 37 किलोमीटर लंबा फ्रेंच सिल्क इस्तेमाल हुआ। 50,000 यूरोपीय चिड़ियों को मंगवाया गया ताकि संगीत और यकृति का संगम हो। हालांकि वे चिड़ियां कुछ ही दिनों में गर्मी से मर गईं। पार्टी के करीब 600 खास मेहमानों में प्रिंसेस ग्रेस और प्रिंस रेनियर, ब्रिटेन की राजकुमारी एनी और प्रिंस फिलिप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्न्यू और अफ्रीकी सम्राट हाइले सेलासी जैसे चेहरे मौजूद थे। सेलासी तो 72 लोगों के लाव लश्कर के साथ पहुंचे। उनका कुत्ता भी साथ था, जिसकी गर्दन पर हीरे जड़ा पट्टा था। भले ही मौका ईरानी इतिहास का था, लेकिन खाना फ्रेंच था, ताकि यह दिखाया जा सके कि ईरान अब एक आधुनिक परिष्कृत राष्ट्र है। 120 वेटर, 40 शेफ और 150 टन आधुनिक रसोई के सामान फ्रांस से लाए गए। कुल 18 टन खाना, जिसमें 2700 किलो मांस, 30 किलो ईरानी कैवियार और बर्फ के ट्रक शामिल थे। साथ ही 2500 बोतल शैंपेन, 1000 बोतल बोडो और 1300 बोतल वरगड़ी वाइन भी थी। शाही भोज 5 घंटे से ज्यादा चला, जो गिनीज बुक में दर्ज हुआ। 3 दिन के इस शाही जलसे के नाद मेहमान तो लौट गए, लेकिन अब शाह को अपने ही देश की जनता का सामना करना था। मीडिया में खबरें आई कि इस पार्टी पर उस वक्त $10 करोड़ खर्च किए गए, यानी आज के हिसाब से करीब $50 करोड़। जब ईरान के गरीब और हाशिए पर जी रहे लोगों को इस खर्च की भनक लगी, तो शाह के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। अखबार और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक क्रांति। अपने काल में ईरान में अमेरिकी सभ्यता को फलने फूलने तो दिया, लेकिन साथ ही साथ आम लोगों पर कई तरह के अत्याचार भी किए। ऐसे में कई धार्मिक गुरु शाह के खिलाफ होली। फिर आती है 6 जनवरी 1978 की तारीख। ईरान में लोग अभी सुबह सुबह जागे ही थे। अखबार वाला अखबार फेंक कर गया। लोगों ने इसे खोला सामने पन्ने पर। जो खबर उन्हें दिखाई दी, तो कुछ ने अखबार फाड़कर फेंक दिया, तो कुछ ने वो अखबार जहां से आया था वहीं उठाकर बाहर फेंक दिया। कई तो ऐसे थे जो अगला पिछला सोचे बिना सड़क पर उतर गए। इस एक सुबह के अखबार ने दुनिया के सबसे बड़ी क्रांति में से एक छेड़ दी थी। ईरान में तख्ता पलट की नींव रख दी गई थी और साथ ही नींव एक मुस्लिम राष्ट्र की भी रख दी गई थी। उन दिनों जो स्टोरी इसमें छपी, वो कह रही थी कि अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक ब्रिटिश एजेंट हैं, उपनिवेशवाद की सेवा कर रहे हैं। खुमैनी की ईरानी पहचान पर भी सवाल है और उन पर अनैतिक जीवन जीने का आरोप है। 12 से 18 घंटे में बवाल भयंकर बढ़ चुका था। पुलिस ने देखते ही गोली मारो का आदेश दिया। कम से कम 20 लोग मारे गए। अखबारों पर सेंसरशिप भी लगा दी गई। नवंबर 1964 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने के बाद रिहाई के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन अली मंसूर के सामने उन्हें पेश किया गया। खुमैनी से माफी मांगने को कहा। उन्होंने मना किया तो उन्हें हसन ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बाद में हसन की किसी अज्ञात हमलावर ने हत्या कर दी।
माना गया कि खुमैनी के समर्थक की तरफ से इसे अंजाम दिया गया। 4 लोगों को सजा हुई और खुमैनी किसी अज्ञात जगह पर चले गए। अवध का हिंदी परिवार। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक ऐसा नाम जिससे 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक की तस्वीर जेहन में उभर जाती है। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीति नेता, एक ऐसी शख्सियत जिसने केवल ईरान का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इसी ईरानी क्रांति के जनक की जड़ें हिंदुस्तान में थीं? ये कहानी 18वीं सदी के हिंदुस्तान से शुरू होती है। मुगल सल्तनत की चमक फीकी पड़ रही थी और अवध एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था। इसी दौर में ईरान के निशापुर शहर से एक शिया परिवार ने हिंदुस्तान का रुख किया। ये खुमैनी के पूर्वज थे। वो आकर अवध के दिल यानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से कस्बे किंतूर में बस गए। सईद नकवी की किताब बीइंग ददर में लिखते हैं कि ये एक ऐसा हिंदुस्तान था जहां पर हिंदू मुसलमान के बीच की लकीरें तब बहुत धुंधली हुआ करती थीं। अवध के नवाब शिया थे, हिंदुस्तानी मुल्ला के नाम से चर्चित। इसी दौर में बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में एक शिया मौलवी जन्म लेते हैं, सैयद अहमद मुस्की। उनका जन्म ऐसे मुल्क में हुआ जहां धर्म ही पहचान का सबसे बड़ा जरिया नहीं था बल्कि तहजीब और अदब इंसान का कद तय करते थे। सैयद अहमद के नाम के साथ इसीलिए हिंदी का शब्द जुड़ा। ये एक शब्द नहीं था बल्कि उनकी पहचान थी। इस बात का सबूत कि उनका अब वतन हिंदुस्तान है। सैयद अहमद मुस्की हिंदी के नाम से जाने गए। वे एक प्रतिष्ठित शिया इस्लामी विद्वान थे जिन्हें स्थानीय लोग हिंदुस्तानी मुल्ला के नाम से जानते थे। उनका परिवार अवध के अशरफ यानी कुलीन वर्ग का हिस्सा थे। ईरान बना इस्लामिक देश। 1 फरवरी 1979 का वो दिन जब तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर लाखों लोग सांस रोके खड़े थे। आसमान में एक प्लेन चक्कर काट रहा था। प्लेन में एक ऐसी शख्सियत थी जो 14 साल बाद वतन लौट रही थी। नाम अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। फ्रांस से निकले एयर फ्रांस के इस विमान को लैंड करने की इजाजत देर से मिली। इस पर ईरान के शाह की वफादार एयरफोर्स के हमले का डर था। आखिरकार विमान उतरा। खुमैनी प्लेन से बाहर निकले तो लगा ईरान के सारे लोग वहां उमड़ पड़े हैं। यह महज ईरान से निकाले गए नेता की वापसी का स्वागत नहीं था बल्कि एक क्रांति की ताजपोशी थी। काले लवादे में सफेद दाढ़ी और गहरी काली आंखों वाले खुमैनी ने ऐलान कर दिया, अब ईरान इस्लामिक देश होगा। मिडिल ईस्ट की जड़ में शिया सुन्नी विवाद। शिया सुन्नी के बीच हमेशा से विवाद रहा है। इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में चाहे ईरान सऊदी प्रॉक्सी विवाद, ईरान सिविल वॉर, सीरिया वॉर, बहराइन विद्रोह, यानी मिडिल ईस्ट के हर विवाद की जड़ में यह नजर आएगा। यानी अरब सुन्नी बहुल क्षेत्र के बीच में ईरान स्थित है। ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन और रिसोर्स की वजह से सुपर पावर्स की नजर हमेशा से रहा है। ईरान का एक बॉर्डर साउथ एशिया से तो दूसरा बॉर्डर अरब से लगा है। नीचे इसके अरेबियन सी है जहां से दुनिया भर का व्यापार होता है। तेल और नेचुरल गैस के भंडार यहां पर हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से आज ईरान की 20% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और आने वाले सालों में 40% गरीबी रेखा के नीचे जाने वाली है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब अमेरिका का एक सहयोगी है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच 36 का आंकड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच के रिश्ते पिछले 4 दशक से खराब हैं। खुमैनी को देश निकाला, खामनेई ने मोर्चा संभाला। खुमैनी देश से निकाल दिए गए थे, वह तुर्की से इराक और फिर फ्रांस जाकर रहने लगे। वहां से खुमैनी के मैसेज कैसेट टेप्स के जरिए ईरान की मस्जिदों, दुकानों और घरों में पहुंचते रहे। शाह अमेरिका का गुलाम है, उसे हटाना फर्ज है। अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो अभी ईरान में सुप्रीम लीडर हैं, वो खुमैनी को अपना रहबर मानते थे। खामेनेई इस्लामिक क्रांति में खुमैनी के साथ जुड़े थे, लिहाजा खामेनेई ने खुमैनी के संदेश देश में फैलाने शुरू किया। इस कोशिश में उन्हें 6 बार गिरफ्तार भी किया गया। 1978 के अंत तक आंदोलन भड़क उठा। छात्र, मजदूर, व्यापारी और यहां तक कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन से जुड़ गए। 16 जनवरी 1979 को शाह देश छोड़कर चले गए। तब 1 फरवरी को खुमैनी की वापसी हुई। खुमैनी ने जनमत संग्रह के बाद शरिया लागू कर दिया। तब अयातुल्लाह अली खामेनेई देश के उप रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए थे। ऐसे बने खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर।
व्हाइट रिवॉल्यूशन देश के दो तबकों को परेशान करने लगा था। एक वो जो ईरान में मजहबी हुकूमत चाहते थे और उनके लीडर अयातुल्लाह खुमैनी थे। दूसरे कम्युनिस्ट थे जिनका कहना था कि पहलवी भ्रष्ट है और अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर काम करते हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद शाह देश छोड़ गए। तब बागडोर खुमैनी ने संभाली थी। खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति चुना गया था। 4 जून 1989 में खुमैनी का इंतकाल हो जाता है। ब्लास्ट में एक हाथ गंवाया। 27 जून 1981 में खामनेई एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति पत्रकार की वेशभूषा में दाखिल होकर सामने टेबल पर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख दिया। खामनेई अपना भाषण शुरू करते हैं, तभी उनके नजदीक रखे टेप रिकॉर्डर में ब्लास्ट हुआ। टेप रिकॉर्डर ब्लास्ट खामनेई को जान से मारने की साजिश के तहत रखा गया था। इस विस्फोट में खामनेई का दायां हाथ पैरालाइज हो गया। वहीं उनके एक कान के सुनने की क्षमता भी खत्म हो गई। वो अभी भी अपनी इन शारीरिक कमजोरियों के साथ ईरान की सत्ता पर मजबूती से बैठे हुए हैं। ईरान को एक मजहबी तानाशाही में लाने में अयातुल्लाह खामनेई और उनके गुरु कहे जाने वाले रुहुल्लाह खुमैनी का बड़ा हाथ माना जाता है। कैदी से राष्ट्रपति तक। खामनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के नजफ में हुआ। अमेरिका समर्थित शाह के शासन में उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण बार बार जेल जाना पड़ा। वे क्रांति के दौरान पादरी के पद पर पहुंचे और 1980 के दशक में ईरान के राष्ट्रपति बने। खामेनेई ने लंबे समय से ईरान को अमेरिका, इजराइल और सऊदी प्रभाव के लिए एक क्षेत्रीय प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने मध्य पूर्व में प्रॉक्सी बलों का एक विशाल नेटवर्क बनाने और बनाए रखने में मदद की, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में मिलिशिया, यमन में हौथी और गाजा में हमास शामिल हैं। प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाने वाला यह गठबंधन ईरान को सीधे टकराव के बिना प्रभाव डालने की अनुमति देता है। लेकिन हाल ही में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों ने इस नेटवर्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।